हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रंजीत दांगी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एजुकेशन। तो ये पार्ट 2 है, जो हमारी सीरीज चल रही है पार्ट 2 है। इसमें आज हम वातावरण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में वंशक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम वातावरण के बारे में इसमें बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साग इस वीडियो को लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विद्यालय का वातावरण किसी भी विद्यालय का माहौल तथा बालकों के प्रति समझ उनके विकास को प्रभावित करती है। किसी भी विद्यालय का माहौल तथा बालकों के प्रति समझ, जो समझ होती है और जो माहौल रहता है वहाँ का, वो उनके विकास को प्रभावित करता है। वातावरण का जो माहौल होता है और उनकी जो समझ होती है, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। अगर ये माहौल मिल जाता है तो बच्चे का विकास आगे बढ़ता है। उसी प्रकार है खेल का मैदान। बालक के शारीरिक मानसिक विकास में खेल का मैदान विशेष योगदान होता है तथा इससे भी अधिक बालक के सामाजिकरण में इसका खास महत्व होता है। इसके बारे में हम सामाजिकरण जब चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर आएगा सामाजिकरण, उसमें भी मैं बताऊंगा आपको खेल के बारे में, और वहाँ सामाजिकरण के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर है हमारा मित्र मंडली। एक बालक की मित्र मंडली के लोगों के आचरण एवं व्यवहार उनके विकास को प्रभावित करते हैं। तो एक बालक का व्यवहार उनके आचरण और उनके व्यवहार का प्रभाव किस पर पड़ता है? बालक पर पड़ता है। समुद्र तल से दूरी का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। समुद्र तल के आसपास के लोगों की अपेक्षा दूर रहने वाले लोगों का विकास ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो समुद्र तल के आसपास के लोगों की अपेक्षा जो दूर रहते हैं उससे उनका विकास थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। फिर आता है भौगोलिक वातावरण। मरुस्थल, मैदान, पहाड़ या भूमध्य रेखा से समीपता या दूरी जैसा भौगोलिक वातावरण भी एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब बाल विकास से संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है समानता या समरूपता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये सिद्धांत दिया था सोरेनसन ने। सोरेनसन इसके जनक थे और उन्होंने क्या कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव प्राणी अपने समान प्रतिमान वाली संतानों को ही जन्म देते हैं। अर्थात मतलब सभी समान सजीव सभी समान संतानों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यानी मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु तथा पक्षी के पक्षी ही जन्म लेता है। फिर दूसरा जो सिद्धांत है वो है जनन द्रव्य, बीज कोशों या अमरता का सिद्धांत। ये किसने दिया था दोस्तों? तो ये बीजमैन ने दिया था। और बीजमैन ने ये प्रयोग कहाँ पर किया था? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, यह प्रयोग उन्होंने चूहों पर किया था। यह सिद्धांत चूहों पर प्रयोग के आधार पर दिया गया। बीजमैन ने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटने के बाद भी कोई पीढ़ी ऐसी नहीं आई कि बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ हो। इस आधार पर बीजमैन ने कहा कि हमारा जनन द्रव्य बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता रहता है? निरंतर आगे बढ़ता रहता है या बने रहता है तथा कभी भी क्या नहीं होता है? समाप्त नहीं होता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? चलता रहता है। फिर तीसरा सिद्धांत है अर्जित गुणों के समकरण का सिद्धांत। विकासवादी जो वैज्ञानिक थे लेमार्क, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो गुण माता पिता के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, उन्हीं गुणों को कई बार संतानों में भी प्रकट रूप में देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जिराफ की गर्दन का उदाहरण प्रस्तुत किया कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, परंतु परिस्थितियों के साथ लंबी होने लगी और वर्तमान में संतानों में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा मौलिक गुणों का सिद्धांत, जो ग्रिंगाल्ड मेडल ने दिया था। लंबे पौधों वाला, बौने पौधों वाला, उन्होंने मटर पर ये प्रयोग किया था। ठीक है ना। पहले उन्होंने क्या किया? समान मात्रा में मटर के बीज लिए, फिर उनकी औसत लंबाई उन्होंने मापी। औसत लंबाई उन्होंने ली 50%, 25% लंबे थे और 25% बौने थे। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी संकर प्राणी या किस्म या नस्ल कुछ पीढ़ियों के बाद पुनः अपने वास्तविक गुणों को प्राप्त या धारण कर लेते हैं। मौलिक गुणों के सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नानी के गुण नातिन में तथा दादा के गुण पौत्र में प्रकट हो जाते हैं। लगभग तीसरी पीढ़ी आते वास्तविक गुण क्या होने लगते हैं? प्रकट होने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा गया है गाल्टन का सिद्धांत। यहाँ पर गाल्टन जी ने भी यही बताया है कि जो गुण होते हैं माता पिता से संतानों में जाते हैं, फिर दादा से आते हैं, फिर
परदादा से या परदादी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50% माता पिता के गुण, फिर 1/4 मतलब 25% दादी या दादा के गुण, फिर 12.5% परदादा या परदादी के गुण, ये इनों में आते जाते हैं। गाल्टन के अनुसार अगर बात करें, गाल्टन जी के अनुसार, तो एक बालक में जो गुण पाए जाते हैं वे 50% माता पिता से अर्जित करता है तथा 25% वे कहाँ से अर्जित करता है, तो दादा दादी से अर्जित होते हैं। इसी क्रम में पूर्व की पीढ़ियों में क्रमशः अधिक होते जाते हैं तथा एक सीमा के बाद शून्य हो जाते हैं। तो ये गाल्टन जी ने कहा है। फिर है छठा सिद्धांत है, वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गुण माता पिता में पाए जाते हैं उनके ठीक विपरीत गुण संतानों में प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि बात करें हम हिरण्यकश्यप राजा के प्रहलाद जैसी संतान होना, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है कि विपरीत गुण भी आ जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, प्रत्यागमन का सिद्धांत। फिर है भिन्नता का सिद्धांत। संभवतः देखा जाता है कि संतानों में पाए जाने वाले गुण लक्षण सदैव माता पिता के समान नहीं होकर रंग, रूप, कद, काठी या व्यवहार के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि पौने बौने होना, लंबाई कम होना, कद कम होना, रूप रंग कम होना, तो ये देखे जाते हैं। फिर है अभिवृद्धि का विकास का सिद्धांत। अभिवृद्धि शब्द, अब अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ते हैं। अभिवृद्धि शब्द का उपयोग केवल शारीरिक वृद्धि यानी लंबाई, वजन एवं विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि के लिए किया जाता है, परंतु विकास का अभिप्राय केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं होता, बल्कि शरीर में वृद्धि होने के साथ ही मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के परिवर्तन भी सम्मिलित किए जाने से होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं फ्रैंक महोदय। तो अभिवृद्धि शब्द का उपयोग आप समझ गए होंगे। अभिवृद्धि शब्द का उपयोग केवल शारीरिक वृद्धि यानी लंबाई, वजन, विभिन्न गुणों में होने वाली वृद्धि के लिए ही किया जाता है, ठीक है ना। परंतु विकास का अभिप्राय, अगर विकास की बात करें तो विकास का अभिप्राय शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास का भी परिवर्तन इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक महोदय ने अभिवृद्धि को समझाते हुए कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है दोस्तों, अभिवृद्धि कहलाती है। ये फ्रैंक महोदय ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है, अभिवृद्धि है। हरलॉक ने कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं, ठीक है ना। अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है, ठीक है ना। अभिवृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है। इसमें से जो ये हम जो पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं अभिवृद्धि से, विकास से, कि विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या होती है। तो अभिवृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है, जो पक्ष है वो है शारीरिक पक्ष। विकास बहुपक्षीय अवधारणा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक, व्यापक या अवधारणा। यह कैसी अवधारणा है, ये संकुचित अवधारणा है और विकास एक व्यापक अवधारणा है। तो आपसे पूछा जाता है विकास कैसी अवधारणा है, तो व्यापक है, और अभिवृद्धि कैसी अवधारणा है, तो संकुचित है। एक निश्चित समय के बाद ये अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत हमेशा चलता रहता है, यह सतत प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का मापन संभव है, पर विकास का मापन सिर्फ महसूस किया जाता है, उसका मापन किया नहीं जा सकता। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ठीक है दोस्तों। विकास की निश्चित दिशा होती है जो सिर से पैर की ओर होती मानी जाती है। फिर आते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत हैं निरंतरता का सिद्धांत, गर्भधारण से ही बालक का विकास, निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत रीट 2021 में भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, गर्भधारण से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो क्रमशः गर्भकाल एवं जन्म के बाद की सभी अवस्थाओं में होता हुआ जीवन पर्यंत चलता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। निश्चित क्रम का सिद्धांत,
बालक के गामक विकास सदैव एक निश्चित क्रम में ही होते हैं। जैसे भाषा का विकास सदैव LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के क्रम में ही होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, बालक का जब विकास होता है तो उसका एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रभावित रहता है। जैसे शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होगा और यही क्रम निरंतर क्रमशः संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्रभावित करेगा। अब सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं जैसे करवट बदलना, बैठे रहना, घुटनों के बल चलना एवं खड़े होने के क्रम में सीखता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोरेनसन के द्वारा दिया गया है और सोरेनसन का मानना है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान पैदा होती है। ठीक है ना। जैसे पशु के पशु, मनुष्य के मनुष्य एवं पक्षी के पक्षी जन्म लेता है। फिर दिशा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है या फिर केंद्र से परिधि की ओर भी कहलाता है। इसी को मस्तकोद्मुखी विकास भी कहते हैं। ठीक है ना। दिशा का सिद्धांत और इसी को मस्तकोद्मुखी सिद्धांत भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार MP टेट, C टेट और रीट अन्य एग्जामों में आया हुआ है। फिर है विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक संतान में विकास अलग अलग पाया जाता है। ठीक है ना। सब में एक जैसा विकास नहीं पाया जाता। हर बालक में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। फिर है चक्राकार विकास का सिद्धांत। पहले या शीघ्रता से होने वाला विकास तब तक रुक जाता है जब तक बाकी अंगों का विकास संतुलन में नहीं आ जाता और इसी को चक्राकार का सिद्धांत कहा जाता है। अब गर्भधारण में होने वाला विकास। ठीक है ना। तो ये था वातावरण से संबंधित सिद्धांत और वातावरण से संबंधित बातें जो कि हमने इस वीडियो में कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें आगे का पढ़ेंगे हम गर्भधारण में होने वाला विकास। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।